स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। मैं राजीव। आज का हमारा विषय है अध्यायवार पूर्वावलोकन में संविधान। संविधान के वो प्रश्न जो पूर्वावलोकन में सभी बड़े एग्जामों में आते हैं, प्री के सभी बड़े एग्जामों में आते हैं। आज का हमारा विषय हो जाएगा और हम शुरू करेंगे भाग 4 पे। भाग 4 हमारा कौन सा है? भाग 4 हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज का बेटा हमारा विषय है भाग 4 और इसका विषय हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्व में मैं अनुच्छेद की बात करूं कि कुल कितने अनुच्छेद है राज्य नीति निर्देशक तत्व में, तो बेटा अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इसमें अनुच्छेदों की संख्या है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन किया गया है। यह संविधान का भाग 4 है जो कि जिसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। विषय क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम इस प्रश्न से, इसी एक लाइन से आने वाला सबसे ज्यादा जो प्रश्न हमारे सामने आता है वह प्रश्न है बेटा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे भारतीय कहाँ का प्रभाव है या किस देश के संविधान से हमने इसको लिया है, तो हम कहेंगे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, वहां सब पे यह प्रश्न सिर्फ 100 बार से ज्यादा आ चुका होगा कि आयरलैंड से क्या लिया गया है या डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और सबसे अच्छी बात जो है भाग 3 और भाग 4 के बीच में अंतर है कि इसके जो भी विषय है इसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते। भाग 4 के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय नहीं जा सकते। किसके खिलाफ? भाग 4 के खिलाफ। अब जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास 55 से 60 प्रश्न जो हम आपको देंगे वो यूपीपीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, आईएएस या जो पूर्वावलोकन का सार है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सभी प्रश्नों को हल करेंगे भाई, आप सभी लोग आंसर और उसको सॉल्व करते चले। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न आप देखिए आईएसटी 2002 का है जिसको हमको प्रेजेंट करना होगा। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इस जो ये डीपीएसपी है, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूछा है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यहाँ पे मैंने उद्देश्य की एक भाषा आपको समझाई थी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो जो भी लाइन होगी, डायरेक्ट लाइन आईएएस के एग्जाम में तो होगी नहीं, लेकिन जो भी लाइन होगी कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित जरूर होगी। दूसरा है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तीसरा है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, जिसका भी कोई मतलब नहीं होगा। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इस विकल्प का सबसे सटीक, इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला बनेगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना हमारा बिल्कुल सही विकल्प बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? 4 सिद्धांत दिए गए हैं और कौन सा एक उद्देश्य राज्य के डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है? पहला, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। 2 बार आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आपका उत्तर बनेगा क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है पकड़ना है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल उत्तर बन जाएगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये तीनों इसके उद्देश्य बेटा हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन सी उसका उद्देश्य नहीं होगा और हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक सिद्धांत से भिन्न, मौलिक अधिकार से अलग है। ये क्वेश्चन क्लास में मैंने इसके पहले अपने वीडियो में इस पे डिफरेंस भी पढ़ाया है कि डीपीएसपी वर्सेज मौलिक अधिकार, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या नहीं कर सकते, राज्य के क्या अधिकार, जनता के क्या अधिकार, में पढ़ाया भी है। अब यहाँ पे वही तुमसे पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार भाग 3 और भाग 4 से कैसे भिन्न है, आपको यहाँ पे यही बताना है। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्य के लिए, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्य के लिए, या यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। पूर्वोक्त का मतलब जो पहले हो गया, या कोई राज्य के लिए कोई केंद्र के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार जनता के लिए है, ना कि राज्य या केंद्र के लिए है। बिल्कुल पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, या दोनों संविधान के अंश है। भाग 3 भी संविधान का अंग है, भाग 4 भी संविधान का अंग है। ठीक, अब यहाँ पे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, एक ऑप्शन अपने पास और है। अब या तो हम इसको टिक करेंगे या तो इसको टिक करेंगे। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, यहां तक की लाइन बेटा बिल्कुल सही कह रहा है कि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक, ये सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में कि डीपीएसपी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, उस पर परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी मूल संरचना में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन किया जा सकता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व क्या है। निर्देशक तत्व वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है, लचीला है। अगर नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते, अगर न्यायालय जा सकते थे तो वह वाद योग्य था, अगर न्यायालय नहीं जा सकते थे तो वह वाद योग्य बिल्कुल नहीं है। तो तुम बताओ, क्या वाद न्यायालय जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो यह कैसा है, अवाद योग्य है। कैसा हो जाएगा, अवाद योग्य हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते और यह परिवर्तनशील है ही नहीं, तो न्यायालय नहीं जाएंगे, तब यह क्या हो जाएगा बेटा, यह हो जाएगा अवाद योग्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब ए है, विधायिका के कित्तों पर निर्बंधन करते हैं, विधायिका के कित्तों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कित्तों पर निर्बंधन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। अब बेटा यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों का निबंधन करते हैं, और ना तो ये विधायिका के कृत्यों का निबंधन करेंगे और ना ही ये कार्यपालिका के कृत्यों का निबंधन करेंगे। ठीक, वह एक राज्य का मेमोरेंडम होगा जिसकी तर्ज पे राज्य चलेगा, ना तो विधायिका को प्रेजेंट करने जा रहा है और ना ही वह कार्यपालिका को प्रेजेंट करने जा रहा है, वह राज्य को दिए गए एक निर्देश है। तो यहाँ पे हमारा ए भी गलत होगा और दोनों गलत हो जाएगा। तो हम इसमें उत्तर ढूंढेंगे ऑप्शन डी वाला, ना तो 1 और ना ही 2, ना तो 1 और ना ही 2, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न होगा बेटा हमारा, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, कम से कम 10 बार तो मैं भी बोल दिया कि नहीं होंगे तो गलत काट दो। दूसरा, ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये आप क्या करोगे, इसको सही पे टिक कर दो, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही लाइन ये कह रहा है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 अगर सही का है तो हम इसी को चुन लेंगे। अगर ऐसा है तो ऑप्शन डी में बेटा यही विकल्प है कि केवल 2 और 3 सही है, 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 लाइन दिया गया है, क्या लाइन है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन बी भी सही होगा। ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही लाइन है। और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो एक और दो दोनों इसमें जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक, आराम से समझते क्यों चीजों को। बस अब एक प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। मैं भी पढ़ाया था, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उद्देश्य भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए शायद इसमें हमको लगता है कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अब अगर यही प्रश्न मैं आपको एसएससी के जोन में दिखाऊंगा, यूपी पीआरबी की साइट को दिखाऊंगा, यूपी पुलिस में कितनी बार आए हैं, तो कम से कम 50 बार होंगे। अब आप ये जो है सारे ग्रुप नहीं दिया गया होगा इसमें सबको लेके, ये सिर्फ पीसीएस के देख लीजिए, आईएएस और पीसीएस मिला के 4 बार आया हुआ प्रश्न है। और सबसे आसान सा प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहां से है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है बेटा हमारा वो है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। अब वही प्रश्न बार बार तुम्हारे सामने घूम रहा है, एग्जामों में आया हुआ, सिर्फ उसके शब्द कुछ क्या कर रहे हैं, बदल जा रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तो 20 का प्रश्न, ये नहीं कि मैं 94 का प्रश्न तुमको पढ़ा रहा हूं, ये 20 का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि संविधान का कौन सा भाग, फिर वही बात आ गई, ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिना कुछ सोचे आराम से क्वेश्चन को देख लो, एक बार पढ़ भी लो और टिक मारते हुए आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, 1 और 2 दोनों में। तो तुमको क्या बताना है, 1 और 2 दोनों लगाओगे कि सिर्फ कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है भारत के कल्याण संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में? तो मौलिक अधिकार में तो नहीं पाया जाता, लेकिन इन दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर हम किसको लगा देंगे बेटा, ऑप्शन डी को लगा देंगे। संविधान की प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दोनों में क्या पाया जाता है, कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी? तो बेटा अगर आप डीपीएसपी को पढ़े होंगे तो ये 2 भाग तो जनरली समाजवादी और गांधीवादी जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि अगर कोई भी मास्टर इसको पढ़ाएगा तो कुछ बताएगा, कुछ आर्टिकल समाजवादी होंगी और कुछ आर्टिकल गांधीवादी होंगी। लेकिन आपको बहुत हाई लेवल पे आपको पढ़ाया होगा, वो तीनों को पढ़ाया होगा, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। तो यहाँ पे तुम ठीक करोगे, उपरोक्त तो सभी कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? समाजवादी में भी, बौद्धिकतावादी मतलब उदारवादी में भी और गांधीवादी में भी विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा हमें किस देश, किस संविधान से प्राप्त हुई? ये प्रश्न हमें लगता है कि अगर मैं एसएससी में उठा के रख दूं या वनडे एग्जाम में रख दूं, 100 बार से ज्यादा आया हुआ यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी एग्जामों में आ चुका है। बच्चे को पता है कि आयरलैंड से, कहां से लिया गया है बेटा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब अगला भी प्रश्न यही संबंधित कर रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 2 बार देखो प्रसिद्ध शब्द घूम रहे हैं इसके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, दोबारा वही क्वेश्चन है, लेकिन इससे कुछ शब्द बदल गए हैं और शब्द बदल जाने से उत्तर नहीं बदलेगा। वाद योग्य मौलिक अधिकार कोई नहीं, वाद योग्य नहीं, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाद योग्य नहीं। क्या हो जाएगा? वाद योग्य नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या आपका क्या हो जाएगा? मूल अधिकार था मूल कर्तव्य।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बेस कौन सा है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएगा। देश के किसके लिए बेटा? देश के शासन के लिए। बेस का काम कौन करेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बेस का काम करेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? डीपीएसपी का उल्लंघन करेगा। धन का केंद्रीकरण करना डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न सबसे तेज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा लोग तो मेरी वीडियोस को नहीं देखते, हम इतने बड़े स्टार नहीं है कि मेरी वीडियो लाख में चले, 1000 में चले, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास 100, 200, 250 बच्चे हैं, मैं क्वालिटी प्रेजेंट करने की जहां जाता हूं, और जितने बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं वादा करता हूं कि अगर आप यूपीपी दे के आए हैं, यूपी पेट दे के आए हैं, यूपीएसआई देने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि 80% जीएस हमारी नोट्स से, क्लास से, वीडियो से फंसेंगे। इसकी मैं लिखित गारंटी आपको देता हूं, चाहे वो ऑफलाइन बैच का बच्चा हो, चाहे वह ऑनलाइन बैच का बच्चा हो। अब यहाँ पे आप तुम कमेंट करके बता दो कि भैया समान कार्य समान वेतन किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र किया गया है? और इसका सबसे ताजा विवाद आपको देखने को मिलता है किसमें? कहाँ मिलता है आपको? इसका विवाद मिलेगा प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूलों में, जहां पे एक कार्य को करने के लिए एक गवर्नमेंट मास्टर 80,000, 1 लाख वेतन पाता है, वहीं पे एक प्राइवेट मास्टर 10,000, 15,000 वेतन में अनुमोदित करके कार्य कर रहा है। तो वहां पे भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा समान कार्य का समान वेतन में। ये क्या है? मौलिक अधिकार तो है नहीं। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ठीक है। अब आपको कमेंट करना है, आपने पढ़ा है तो, कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? जरूर कमेंट करें। एक मिनट आप रोक के वीडियो कमेंट जरूर करके जाएं, अपने आप को चेक करते हुए आगे बढ़े। आया हुआ प्रश्न कई बार, ठीक। अगला हमारा क्या है बेटा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार तुमसे नहीं पूछा, कह रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये बेटा मौलिक अधिकार है, भाग 3 से है। कानून के समक्ष बराबरी, भाग 3 से। धर्म पार समानता। लेकिन समान कार्य का समान वेतन जो अधिकार है, यह कहां से है? यह भाग 4 से। यह कहां से है? भाग 4 से है। और हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आप सबको पता होगा कि भारत में पंचायतों का गठन किस आर्टिकल से किया गया है, तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये प्रश्न जो सेकंड प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, ये भी किसमें चला जाएगा? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में चला जाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो जरूर कमेंट करें, वरना जब क्लास की वीडियो जाएंगी तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए, सेम प्रश्न जो वहां पे मैं उत्तर देने को कह रहा था वो सीधा आ गया कि पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। 33 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इसमें भाग 4 में है ही नहीं। अब 48, 40 या 50, तो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन का क्या करता है? निर्देश देता है। राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश कौन देता है? अनुच्छेद 40 देता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? सेम प्रश्न है। यह प्रश्न भी कितनी बार, एक बार बीपीएससी का प्रश्न था, उसी प्रश्न को घुमाया गया जीआईसी में और पीसीएस के प्री में। 14 और 17 का प्रश्न बहुत पुराना कुछ नहीं है, ठीक। सेम प्रश्न है, आपको उत्तर भी सेम ही देना है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 आपको सेम उत्तर देके बेटा आगे बढ़ जाना है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुम अगर कमेंट करके बता सको तो जल्दी बता दो कि यह क्या है। तब तक हम 31 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक। मिला? चलिए, अब ये क्या हो जाएगा कि संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। एक नीति निर्देशक क्या हो जाएगा बेटा? तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ या बिहार पीसीएस का प्रश्न है ये। ग्राम पंचायत का गठन मतलब अनुच्छेद 40। पहले तो हम क्लास उत्तर को तुरंत चेक कर लेते हैं बिना किसी विलंब किए। जैसे जब हम इसमें क्लास उत्तर को चेक करेंगे तो ए में ऑप्शन 5 नंबर दिया है और ए में 5 नंबर ऑप्शन बी में है, तो हमने इसको एक जनरली सही मार देंगे। लेकिन क्या और सब सही है? क्योंकि एक विकल्प पे पीसीएस में सही मारना गलती होगी या बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, ये बात समझिए आप ध्यान से। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 है, आप सबको बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी होगी कि क्या हो जाएगा, आर्टिकल 44 हो जाएगा यहाँ पे। क्या बी में, अगर बी में 44 है बेटा तो 2 वाले में बी में 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या 3, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत हुआ। तो क्या कहीं पे पूरे बी में 4 3 3 5 कहीं भी एक है ही नहीं। सी में कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में जाएगा, कृषि एवं पशुपालन मतलब ऑप्शन 2, तो 1 में 2 है, 2 में 2 है, यहाँ पे ये गलत ही हो चुका है। तीसरा, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस में जाएगा? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में चला जाएगा। डी अनुच्छेद किस में चला जाएगा? 50 में। तब बी में ऐसा कुछ, तो अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। तो ये जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है प्रश्न को। एक ऑप्शन 2 ऑप्शन के अलावा मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए दिए गए कोड की सहायता से। 40, अब 40 सबको पता है कि ग्राम पंचायतों का गठन मतलब ए में 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए में 1, ए में यहां भी 1 है, ए में यहां भी 1 है, और इनको तुम आराम से गलत काट दो, तुम्हारे पास ऑप्शन बचे 2। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, जैसे बहुत फेमस आर्टिकल है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता 44 एकदम सामने सामने है, सी का 3, तो तुम सी को यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 3 सही है, लेकिन यहाँ पे 4 कर दिया, तो सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3, 4 का 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन ए वाला क्या हो गया, सही हो जाएगा। 1 2 जो पॉपुलर उन्हीं को पकड़ के बैठो, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको पता होगा तभी आप बताएंगे कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अब अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बेटा ये बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता ये भी सही है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप जल्दी से बता दो, ठीक। अनुच्छेद 48, ठीक। अब ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, तो इसमें सही उत्तर बनेगा डी वाला। अगला प्रश्न फिर बेटा कौन सा युग्म में सही सुमेलित
नहीं है। फिर सेम प्रश्न तुम्हारे सामने आया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण बिल्कुल सही है, वहां पे 48 था वो गलत था, यहाँ पे 50 है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की वृद्धि करना, अनुच्छेद 46। बेटा ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन अनुच्छेद 43A और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन सी बेटा हमारा क्या है, गलत है। और अब ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। इसमें पूछा क्या है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी ही क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 45 को, अनुच्छेद 47 को या अनुच्छेद 50 को। जिसका सही उत्तर होगा बेटा अनुच्छेद 43 को। किसको लागू कर लाया गया, अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। श्रमिकों की वहां पे प्रबंधन में, मैनेजमेंट में भागीदारी सुनिश्चित की गई है 38 द्वारा, 39A द्वारा, 45 द्वारा या 43 द्वारा। तो बेटा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 43A द्वारा क्या श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है। सेम प्रश्न जो इसके पहले तुम्हारा था वही प्रश्न रिपीट हुआ है। आप यहां लगा देंगे 43A। क्या करेंगे, 43A लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारा डीपीएसपी से, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके वायादेशित होता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण संविधान की उद्देशिका द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता। 7वीं अनुसूची परंपरागत व्यवहार नहीं। आपको अभी आपने आर्टिकल भी पढ़ा और ये विषय क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का है। किसके द्वारा होगा, ऑप्शन बी डीपीएसपी के द्वारा होगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अभी 1 मिनट या 2 मिनट पहले हमने सूची का मिलान किया और वहां पे अंतरराष्ट्रीय संवर्धन किया, शांति की बात हुई। अनुच्छेद 51 ही इससे संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से यह राज्य का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि कहाँ उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 51 में उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में उल्लेखित हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ठीक, मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं, भाग चल रहा है डीपीएसपी, तो उत्तर भी हमारा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा डीपीएसपी। अगला प्रश्न है बेटा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। 380, 60, 312 या अनुच्छेद 51। आपका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल हो जाएगी।
अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों में अल्पवयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो बेटा समान आचार संहिता ही नहीं जोड़ा गया, बाकी सब क्या किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, लेकिन ये संविधान में जोड़ा नहीं गया, पहले से आपका हो जाएगा समान आचार संहिता। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में जोड़ा गया था? कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्रियों का नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, बिल्कुल सही। काम शिक्षा गलत। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले प्रश्न में हमने यही पढ़ा कि उद्योगों के प्रबंधन में कामकारों की या श्रमिकों की सहभागिता, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के शोषण, स्त्रियों के शोषण, जनजातियों के शोषण व दलितों के शोषण। इसमें आपको बताना है कि किनको लेके आप बात करेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा बच्चों के शोषण, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा स्त्रियों के शोषण और तीसरा जनजातियों के शोषण। उसमें दलित वर्ग का नाम नहीं है, दलितों के शोषण का नाम नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा केवल 2, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा, और ये आपका उसमें ऑप्शन में शामिल नहीं होगा। लोग बच्चे भी है, स्त्री भी है और जनजाति भी है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मद्य निषेध है, आपको पता है कि जितने भी राज्य, किसी राज्य में शराब बंद होता है तो उनको अधिकार कहाँ से मिलता है? वो अधिकार मिलता है डीपीएसपी से। किसी भी राज्य में कोई भी सरकारें कुछ भी मद्य निषेध की, नशे के सामान को बंद कर सकते हैं। गौ संरक्षण भी आपका विकल्प हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों राज्य के ये अधिकार है, ये दोनों कर्तव्य हो जाएंगे। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये आपका किसमें शामिल नहीं होगा? ये निर्देशक तत्व का अंग नहीं है। यह नीति निर्देशक तत्व का अंग बेटा बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ठीक। अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मादक पेय पदार्थों का उपयोग निषेध करना, अभी आपको बताया बेटा तत्व है ये क्या हो जाएगा? तत्व है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, बिल्कुल हो जाएगा। गायों और बछड़ों के पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना, ये भी हो जाएगा। आपका 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये ऑप्शन क्या होगा? ये आपका उत्तर बनेगा, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। यह नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं, ये आपका क्या बन जाएगा भैया? ये आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल होते हैं? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। अब आपको पता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध ये मौलिक अधिकार में चला जाएगा। मादक पेय पदार्थ आपका 2 वाला सही हो जाएगा, 1 वाला गलत हो जाएगा। तो उत्तर तुम चले जाओ केवल 2। किस पे चले जाओगे? ऑप्शन बी केवल 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के अंतर्गत प्रावधानों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि भारतीय नागरिकों के समान नागरिक संहिता का सुरक्षित करना। ठीक, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब यहां पे यार देखो मेरी बात को तुम ध्यान से, ये नहीं जाएगा सुरक्षित करना, पहला ऑप्शन 2। ठीक, एक नहीं जाएगा तो एक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कोई मतलब नहीं, सीधी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, ये का कोई मतलब नहीं, 1 और 4 का कोई मतलब नहीं, 2, 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लगा देंगे, 2 और 3 क्या कर देंगे? ऑप्शन बी आप ठीक कर देंगे, 2 और 3। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन व वन
तथा वन या वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्य में, ए या बी दोनों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो लगभग वो आपसे यही उसी उत्तर की आशा करेगा कि एक और दो दोनों में, क्योंकि यहाँ भी वो बात की गई है और यहाँ भी वो बात की गई है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाग 3 की बात कर रहा है, नहीं यार भाग 4 का की बात कर रहा है, कर्तव्य की बात कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको टिक मार के आगे बढ़, ज्यादा लोग इसको टिक मार के आगे बढ़ते नहीं, यहाँ पे आपको दोनों लेके ही चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संवर्धन का प्रयास करेगा, ये सही है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से बना, इसका कोई मतलब नहीं। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, ठीक, कहां से बात कर रहा है, डीपीएसपी से बात कर रहा है। तो डीपीएसपी में ऑप्शन ए वाला आएगा कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बाद नीति सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी के बारे में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर ले। तो सिद्धांतों में किसमें शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। क्या है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपका बेटा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? कौन सा सिद्धांत बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो इस विकल्प में बेटा मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में जोड़ा गया और ये तीनों ऑप्शन संविधान, मूल संविधान में पहले से थे। इसको क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया और आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा, ये बिल्कुल सही लाइन है बेटा। दूसरा है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। ये दोनों लाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए सही होंगी। तो आपका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? किस प्रकार के नागरिकों को? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। यह ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि 3 लाख से कम, बेटा 3 लाख से कम ओबीसी को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 लाख में आ ही चुका है। ये आपका गलत हो जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिक, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन में केवल 1 और 2 पे हमें बात करनी है। जो आपके ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन ए में सही है, 1 और 2। ठीक है। अगला जो प्रश्न है बेटा वो है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। मद्य निषेध शामिल है, सामान्य कार्य का समान वेतन शामिल है, काम का अधिकार भी शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। आरटीआई किसमें? डीपीएसपी में शामिल नहीं है। आपका क्या होगा? डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, पहले ही ऑप्शन पे आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समझ, समानता, ये सारी कुछ बातें नहीं होंगी। ये सारे भाग 3 में चले जाएंगे और ये क्या आ जाएगा? भाग 4 में चला आएगा। अगला प्रश्न हमारा बेटा क्या है? निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। आपका ये वाला तो सबसे पहले हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा भाग 3 के विषय है। तो केवल ऑप्शन निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2,
बिल्कुल नहीं। किसमें आप आ जाएंगे? सी पे, केवल एक मध्य निषेध आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिला को समान कार्य का समान वेतन। ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि समान कार्य का समान वेतन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। जीविकोपार्जन हेतु साधन का समान अधिकार, बिल्कुल सही। अस्पृश्यता आपका भाग 3 में चला जाएगा। आप 1000 बार पढ़ रहे हैं तो ये ऑप्शन सी ही आपका सही हो जाएगा। और ये चार जो तीनों ऑप्शन ए, बी और डी बचेगा, ये ऑप्शन आपके राज्य डीपीएसपी में रहेंगे। अगला क्या प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। इस लाइन को किसने कहा था? इस लाइन को बेटा केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा ऐसे पूरे होते हैं? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? कौन हो जाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये वाला ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, ऑप्शन मतलब 3 नंबर, और 3 नंबर ऑप्शन 1, 1, 2, 1। तो ऑप्शन बी आपका बेटा क्या होगा? केवल सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन बी, जिसमें क्या लिखा है? 3। ठीक, ये शायद अंतिम प्रश्न है हमारा। यह है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान नागरिक संहिता भी सही है। छोटे परिवारों का मापदंड कोई मतलब नहीं है। 1 और 2 ऑप्शन किसमें है? बी में हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई आपका ये सेट समाप्त हो जाएगा। आप सभी इसको तैयार कर लें। ठीक, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें।